देखिए आप मतलब इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग को चुंबक वाले में लॉरेंज बल्ब के बारे में हल्का सा बताया गया था, या इसको हम लोग पढ़ते हैं, एक दूसरा नाम आता है आवेशित कण की। आवेशित कण पर लगने वाला बल, इसी को बोलते हैं आवेशित कण पर लगने वाला बल। बोलोगे कि जब कोई आवेशित कण, लॉरेंज बल की परिभाषा बताई जा रही है कि जब कोई आवेशित कण चुंबक के क्षेत्र के अंदर गति करता है तो उस कण पर एक बल कार्य करता है, उस बल को हम लॉरेंज बल कहते हैं। जब कोई आवेशित कण चुंबक के क्षेत्र के अंदर गति करता है तो इस पर एक बल कार्य करता है, कण पर एक बल कार्य करता है, उस बल को हम लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए लॉरेंज बल में इसमें हम आवेशित कण पर लगने वाले बल का सूत्र ज्ञात करेंगे। आप लोग वैद्युत धारा का पढ़े हैं, या आवेश बराबर या आप लिख लेंगे, आवेश Q बराबर I इंटू टी होता है। तो बताइए T बराबर Q बटा I होगा ना, T बराबर Q बटा I, तो Q बराबर T बराबर Q बटा I। आपने पढ़ा है कि दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय, ये भी आप लोग जानते हैं। दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है जी, चाल गुणे समय। सॉरी, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो दूरी L है और चाल को हम भी मान लेते हैं, समय को T मान लेते हैं। तो यहां से बताइए कि L बराबर V या T के जगह यहाँ पर Q बटा I हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है। दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी को L से, चाल को V से, समय को T से, तो बताइए कि V इंटू टी, तो T के जगह पर Q बटा I गुणा कर दो, I इंटू L बराबर Q भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। दोबारा से बोला गया, आवेश जानते हैं Q बराबर I बराबर Q बटा T, तो वही होगा T बराबर Q बटा I। दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो L बराबर V इंटू टी। अब बताओ T के जगह यहाँ पर Q बटा I रखा ही ना, तो यहाँ से गुणा कर दो, I इंटू L बराबर Q भी। आपको पढ़ाया गया था धारावाही चालक पर लगने वाला बल, धारावाही चालक पर लगने वाला बल, धारावाही चालक पर लगने वाला बल क्या होता है जी, F बराबर I B L साइन, यही पढ़ाया गया था आप लोगों को ना। अच्छा E बताओ, I और L, I और L के जगह पर क्या लिख सकते हो, Q भी, तो यहां से क्या हो गया, Q भी B साइन। यही आपका सूत्र है आवेशित कण पर लगने वाला बल, इसी को हम लोग बोलते हैं लॉरेंज समीकरण। लॉरेंज समीकरण, कोई दिक्कत है? बोलेंगे कि जब कोई आवेशित कण चुंबक के क्षेत्र के अंदर गति करता है तो उस कण पर एक बल कार्य करता है जिसे लॉरेंज बल कहते हैं, और इसकी दिशा याद रखना है, इसकी दिशा कण के गति एवं चुंबक के क्षेत्र दोनों के लंबवत होती है। इसकी जो गति होती है लॉरेंज बल की, कण की गति वह चुंबक के क्षेत्र दोनों के लंबवत होती है, इतना याद रखना है। दोनों की क्या होती है जी, लंबवत होती है, इतना समझ में आएगा ना। हाँ, तो क्या बोलोगे कि जब कोई आवेशित कण चुंबक के क्षेत्र के अंदर गति करता है तो उस कण पर एक बल कार्य करता है, उस बल को लॉरेंज बल कहते हैं। अब जिसकी दिशा मतलब जिसमें कण की गति, जिसकी दिशा कण की गति एवं चुंबक के क्षेत्र दोनों की क्या होती है, लंबवत होती है। क्योंकि समांतर नहीं होगा, क्योंकि समांतर मान थीटा बराबर 0 कर दो, जब 0 कर दोगे तो साइन 0 का मान 0, अर्थात इस पे कोई बल कार्य करेगा नहीं। अब 180 करबो तो 0 है। दूरी बराबर पढ़े आपने चाल को गुणे समय, दूरी को L से, चाल को V से, समय को T से। बताओ T के जगह यहाँ पर Q बटा I लिखा है ना, हो I इंटू L बराबर Q भी,
तो आई एल के जगह पर आपने पढ़ा है कि धारावाही चालक पर लगने वाला बल एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा, तो ये बराबर क्यू भी साइन थीटा होगा ना। देखो यहाँ पर आई इंटू एल के जगह पर क्या लिखा है क्यू भी, तो ये बराबर क्यू भी साइन थीटा, यही लैरेंज बल का समीकरण है। अच्छा ये बताओ बुआ, यदि थीटा बराबर 90 अंश हो जाए तो साइन 90 के मान कितना होता है, 1 होता है। एफ बराबर आपको क्या मिल गया, क्यू भी बी। एफ बराबर क्यू भी बी, इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? अब हम लोग पढ़ेंगे, ये तो समझ में आ गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आपको जब आवेश देगा, वेग देगा, चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता देगा तो आप आराम से बल निकालें। अच्छा ये बताइए, चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आप लोग को बताया गया। चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता के कई मात्रक बता रही है, 4। कितना? पहला मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, यही बताया गया था आप लोग। दूसरा होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, इसको बार बार बता रहे हैं क्योंकि अब पेपर में बहुविकल्पी क्वेश्चन में आता है। तीसरा बताया गया था टेस्ला, और चौथा क्या बताया गया था, गॉस। एक गॉस में कितना होता है जी, एक गॉस में कितना टेस्ला होता है, 10 के घात माइनस 4 टेस्ला। एक गॉस में कितना टेस्ला होता है, 10 के घात माइनस 4 टेस्ला। कोई प्रॉब्लम है किसी को? अब देखिए हम इम्पोर्टेंट अब हम लोग पढ़ेंगे खेले फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, या इसी में आप लोगों को बाएं हाथ को वामावस्थ भी बोल दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पेपर के लिए, फ्लेमिंग के, क्योंकि आप लोगों को केवल पेपर के लिए तैयारी कराई जा रही है। क्या बोलेंगे आप लोग? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में देखिए ध्यान से, बोलोगे कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यदि हम बाएं हाथ की 3 अंगुलियां, देख लीजिए मध्यमान होता है, ये तर्जनी होता है और ये अंगूठा होता है ना, तो जानना पड़ेगा आप लोग को। ये बीच वाली उंगली को मध्यमान बोलते हैं, इसको तर्जनी बोला जाता है और इसको हम अंगूठा बोलते हैं। तो बोलोगे कि इस नियम के अनुसार यदि बाएं हाथ की 3 अंगुलियों को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार रखा जाए कि तर्जनी चुंबक के क्षेत्र की दिशा को, तर्जनी चुंबक के क्षेत्र की दिशा को, मध्यमान बहने वाली धारा की दिशा को व्यक्त करती है, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करता है। यहां पहले लिख दिया जाए, तर्जनी किसको व्यक्त करेगी जी, चुंबक के क्षेत्र की दिशा को। आप लोग खुद परिभाषा बनाना सीख लेंगे। तर्जनी चुंबक के क्षेत्र की दिशा को, मध्यमान जो उंगली होगी किसको व्यक्त करेगी, धारा की दिशा को, और जो अंगूठा होता है ये चालक पर लगने वाले बल की दिशा को, चालक पर लगने वाले बल की दिशा को। ठीक है, अब तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। बोलेंगे कि इस नियम के अनुसार यदि हम बाएं हाथ की 3 उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार रखें कि तर्जनी चुंबक के क्षेत्र की दिशा को, मध्यमान धारा की दिशा को व्यक्त करती है, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करता है, उसे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। दोबारा से, इस नियम के अनुसार यदि हम बाएं हाथ की 3 उंगलियों, कौन कौन सी, तर्जनी, मध्यमान और अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार रखें कि तर्जनी चुंबक के क्षेत्र की दिशा को, मध्यमान धारा की दिशा को तथा अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करता है, उसे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को?